प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यानमाला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम रीतिकाल के संदर्भ में ही हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा और रीतिकाल का प्रवर्तक कवि इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा और रीतिकाल का जो प्रवर्तक कवि है उसके संदर्भ में हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं मानी जाती है। इसका एक निश्चित आधार है और ये एक सुविकसित परंपरा के सहारे चली है। शिव सिंह सरोज के आधार पर जो इतिहास की एक पुस्तक है उसके आधार पर संवत 1770 के आसपास पुष्प कवि ही प्राचीनतम रीति काल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने दोहे में संस्कृत के अलंकारों को प्रस्तुत किया। किंतु ये ग्रंथ आज हमें उपलब्ध नहीं दिखाई देता या अप्राप्य है। चंदबरदाई के रासों में भी नक्शिक वर्णन के आधार पर रीति का समावेश हम देखते हैं। आदिकाल के जो ग्रंथ है रासो साहित्य का, उसमें भी इस तरह के रीति संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। विद्यापति की पदावली पर भी स्पष्ट छाप है रीति की। तुलसी की बैरवे रामायण पर रीति का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। सूर के दृष्टकूट और चित्र अलंकारों के उदाहरण साहित्य लहरी, जो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, में विद्यमान है। भक्ति काल में रीति काव्य रचना प्रारंभ हो चुकी थी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। काल कर्मानुसार रीति काल में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है संवत 1598 में कृपाराम की हित तरंगिणी है, जिसमें नायिका भेद का वर्णन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका आधार भरत का नाट्य शास्त्र और भानुदत्त की रसमंजरी है। गोप कवि की अलंकार चंद्रिका, मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर संवत 1616 में, रहीम के बैरवे नायिका भेद, नंददास द्वारा रचित रसमंजरी, ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ हैं जो ऊपर ये बताए गए ग्रंथ हैं। श्रृंगार सागर है, बैरवे नायिका भेद है या रसमंजरी है, ये तीनों नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ हैं। नंददास की रसमंजरी भानुदत्त की रसमंजरी पर पूर्णतः आधारित है। अकबर के समकालीन कवि कर्नेश बद्रीजन ने कर्णभ्रमण आभूषण, श्रुति भूषण और भूभूषण नामक तीनों ग्रंथ अलंकार विषय पर लिखे। ये रीति ग्रंथ परंपरा को केशवदास से पीछे अवश्य ले जाते हैं, पर रीति ग्रंथकार नहीं कहा जा सकता इन कवियों को। उनके रीति ग्रंथ साधारण कोटि के हैं, शास्त्रीय दृष्टि से ये पूर्ण नहीं माने जा सकते। सच तो ये है कि जिस युग में इन काव्यों का प्रणयन हुआ, ये प्रारंभ हुए, वह भक्तिनिष्ठ युग था। ये रीति काव्य परिणाम और गुणवत्ता में भक्ति काव्यों से वरिष्ठ और श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। आचार्य जो केशव हैं, हिंदी के सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र के विविध अंगों का विवेचन शास्त्रीय पद्धति पर किया। आचार्य केशवदास के पूर्व कृपाराम का हित तरंगिणी रीति ग्रंथ अवश्य है, पर नायिका भेद तक ही सीमित है। केशव ही सर्वांग एवं पांडित्यपूर्ण चित्रण करने में सफल हो सके। कृपाराम में रीति परंपरा की प्रतिष्ठा करने की क्षमता नहीं दिखाई देती। केशव द्वारा रचित कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इन दो प्रसिद्ध ग्रंथों में कवि क्रम का स्वरूप और उद्देश्य, कवियों के प्रकार, काव्य रचना के ढंग, काव्य दोष, अलंकार, रस, विभिन्न वृत्तियां आदि सब समाहित हैं। केशव चमत्कारवादी व अलंकारवादी तो थे ही। आपने भामा, दंडी, उद्भट को भी अपने विवेचन का आधार माना। वे चमत्कार प्रिय और अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। उनका सिद्धांत वाक्य है, वो एक ये कहा जाता है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता।
में, यानी स्पष्ट रूप से वो ये मानते हैं कि चाहे वो कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही सुजाती, सुलक्षणी या सुंदर और सरस सुव्रत वाली हो, लेकिन बिना आभूषण के जिस तरह से नायिका का श्रृंगार नहीं होता, वैसे ही कविता भी बिना अलंकारों के सुसज्जित नहीं होती है। ये उनका एक सिद्धांत वाक्य माना जाता है। केशव के 50 वर्ष बाद चिंतामणि ने काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रस मंजरी, ये 4 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखकर काव्य के विविध अंगों का निरूपण किया और छंद शास्त्र भी पिंगल नामक ग्रंथ लिखा है। रीति ग्रंथों की जो एक अटूट जो परंपरा केशवदास के समय से ही नहीं अपितु चिंतामणि के समय से भी जो प्रारंभ हो चुकी थी। चिंतामणि, ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक परंपरा में थे। चिंतामणि व प्रवर्ती रीति ग्रंथकारों ने केशव को आदर्श न मानकर एक भिन्न आदर्श ग्रहण किया। उन्होंने चंद्रालोक, कुवल्यानंद, प्रकाश, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि को आधार मान काव्यांगों का निरूपण उचित समझा। रीति काव्य की मंदाकिनी को जो क्षीण धारा हिंदी के जन्म काल से ही साहित्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहती रही, उसका कृपाराम की जो हित रंगनी में कुछ परिस्फुरण हुआ, किंतु ये धारा केशव के ग्रंथों में पूर्णतः वेगवती होकर प्रकाश में आई। हमें लगता है कि जैसे जो रीति ग्रंथों की गंगा का प्रवाह हितरंगनी से प्रारंभ हुआ था, वो आगे जाकर के जैसे केशवदास के ग्रंथों में पूर्ण वेग से बहने लगती है। किंतु 50 वर्ष तक ये धारा अंत सलीला सरस्वती की भांति अदृश्य होगी। जैसे सरस्वती लुप्त होगी, वैसी फिर जैसे लुप्त होगी। तो 50 वर्षों के बाद किंतु चिंतामणि ने पुनः और उसके बाद के कवियों ने अपनी कृतियों में सतमुखी होकर इस रीति परंपरा की जो गंगा है उसको एक बार पुनः प्रवाहित करने में अपना योगदान दिया। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि रीति काल का जो प्रवर्तक कवि है वो कौन है। बाबू श्याम सुंदर दास केशवदास को प्रवर्तक कवि मानते हैं। केशव ने भामय, दंडीक और केशव मिश्र आदि संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण मात्र किया है। उन्होंने किसी भी मौलिक काव्य सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। इतना होते हुए भी केशव का हिंदी क्षेत्र में प्रथम आचार्य तत्व असंदिग्ध है, यानी इसमें कोई शक नहीं दिखाई देता कि वो हिंदी के प्रथम आचार्य कवि हैं। रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय केशव को छोड़कर न तो उनके किसी पूर्ववर्ती हिंदी कवि को दिया जा सकता है और न उनके किसी प्रवर्ती यानी बाद के कवि को। कृपाराम का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है। सर्वांग निरूपण की दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं। चिंतामणि भी केशव की समकक्षता में नहीं आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को प्रथम आचार्य कवि तो मानते हैं, परंतु प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी को स्वीकार करते हैं। वे एक स्थान पर इस संबंध में लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। अब देखिए, एक स्थान पर गोविंद राम का कथन है कि केशव के बाद यदि परंपरा न चली अथवा प्रवर्ती कवि उस मार्ग पर न चले तो क्या वे इससे आचार्य पद से या प्रवर्तक कवि से हट गए या पदच्युत कर दिए जाएं? ये उचित नहीं प्रतीत होता। संभवतः ही जब कभी कोई प्रतिभाशाली लेखक किसी नवीन प्रवृत्ति का प्रवर्तन करता है, तब यह आवश्यक नहीं होता कि उसके बाद एक साथ ही उस प्रवृत्ति की परंपरा प्रतिष्ठित हो जाए। कभी कभी लोगों को उस प्रवृत्ति को समझने या अपनाने में समय लग जाता है। ऐसी दशा में केशव के 50 वर्ष बाद भी यदि परंपरा पनपी तो बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। केशव के आदर्श की बात भी महत्व नहीं रखती। केशव ने जिन आचार्यों का आचार्य तो माना, कविगण और अन्य आचार्यों को मानकर चले, परंतु देव विदास सदृश आचार्यों ने भी केशव का उल्लेख किया, जबकि उसके बाद के रीतिकारों ने
चिंतामणि का उल्लेख किया है। केशव का महत्व इसमें है कि उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र के विभिन्न विषयों पर लक्षण उदाहरण पूर्ण ग्रंथ लिखने की परंपरा विकसित की। काव्य शिक्षा संबंधी जो विशाल सामग्री केशव के लक्षण ग्रंथों में है, स्वयं चिंतामणि ने केशव की रसिक प्रिया को भी अपनी रचना का आधार स्वीकार किया था। शुक्ल द्वारा केशव को प्रवर्तक न मानने के कुछ ये कारण माने जा सकते हैं कि केशव के पश्चात अखंड परंपरा का न चलना, नंबर 1 तो, और नंबर 2 केशव ने भक्ति काव्य व रीति काव्य की श्रृंगारी मनोवृत्ति का सामंजस्य किया है, अतः वे पूर्ण रीतिकार नहीं कहे जा सकते। और तीसरा जो उनका मानना है वो है प्रवृत्ति रीतिकारों ने भिन्न आदर्श को अपनाया और केशव को स्मरण तथा अनुसरण तक नहीं किया। केशव को प्रवर्तक न मानने का सबसे बड़ा तर्क है कि उनके बाद अखंड परंपरा का न चलना, किंतु नवीनतम खोज से केशव के बाद अखंड परंपरा प्राप्त होती है, जिसका विवरण इस प्रकार से हम यहाँ दे सकते हैं कि गंग कवि रचित कुछ स्फुट रीति रचनाएं होती हैं। मोहनलाल कृत श्रृंगार जो है 1616 में होता है। तो ये एक परंपरा है। बहुत से जैसे बलभद्र मिश्र ने नक्शिक वर्णन किया, रहीम कृत बैरवे नायिका भेद भी 1640 में आया, केशवदास कृत रसिक प्रिया 1650 में थी, बालकृष्ण कृत रसचंद्रिका है, लीलाधर कृत नक्शिक है 1676 में, तो बृहस्पति भट्ट रंग भाव माधुरी यानी रस नायिका भेदों का एक ग्रंथ है, ये भी 1680 में आया। रहीम कृत मद नास्टक है, ये 1688 में आया। तो और 1700 में जैसे सेनापति का जो षठ ऋतु वर्णन ये भी है। तो हम उक्त आधार पर केशव के बाद अखंड परंपरा प्रवाहित हो रही देखते हैं। अतः शुक्ल जी का ये तर्क तथ्यहीन सिद्ध होता है। इस तथ्य से हिंदी साहित्य का कोई विद्वान इनकार नहीं करता कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया में काव्य का सर्वांग निरूपण है। ये तो सभी मानते हैं कि केशव कृत जो रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है उसमें सर्वांग निरूपणता है। अतः इन ग्रंथों को रीति परंपरा के बाहर कदापि हम नहीं रख सकते। यदि कवि प्रिया के आधार पर केशव को अलंकारवादी कहा जाता है तो रसिक प्रिया के आधार पर उन्हें रसवादी कहते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि यह है कि चिंतामणि ने किसी निजी मौलिक आदर्श की स्थापना की है और नहीं केशव ने। यानी दोनों ही जो कवि हैं चिंतामणि और केशव, जिनको प्रवर्तक को लेकर के विवाद है, तो उन्होंने कोई मौलिक रचनाएं तो नहीं की है। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं या जो सिद्धांत है उन्हीं का ही काव्यानुवाद किया है। तो दोनों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र का अनुसरण किया है और बाद की जो रीति कवियों ने भी संस्कृत काव्य शास्त्र का ही अनुकरण किया है। हमें आचार्य जो वामन को रीति संप्रदाय का तथा कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक मानना ही पड़ेगा, भले ही उनके बाद के आचार्यों ने उनके आदर्श का अनुसरण न भी किया हो। और फिर काव्य शास्त्र में खंडन मंडन तथा नवीन आदर्श की प्रतिष्ठा की बात तो शुरू से चलती रहती है। वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभा के धनी केशव ने रीति परंपरा के इस नवीन मार्ग को खोलते हुए भी अपने पूर्ववर्ती परंपरा का त्याग नहीं किया। उन्होंने वीरगाथा परंपरा को अपनाते हुए वीर सिंह देवचरित तथा जहांगीर जस चंद्रिका लिखे। ज्ञान और भक्ति काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता और रामचंद्रिका का प्रकाशन किया या उनका लेखन किया। साथ ही कवि प्रिया और रसिक प्रिया को लिखकर उन्होंने रीति काव्य की परिपाटी भी डाली। रीतिकालीन कवियों और आचार्यों ने थोड़े बहुत हेर फेर के पश्चात केशव काव्य की प्रवृत्तियों का अनुसरण अपने काव्य में किया है। अतः केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते, वरन रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैं। यदि रीतिकाल से तात्पर्य दृष्टिकोण लिया जाए, जैसा कि आचार्य शुक्ल मानते हैं, तो केशव की जो रचना प्रक्रिया है वो रीतिपरक दिखाई देती है और पूर्णतः रीतिबद्ध काव्यकार के रूप में उन्हें माना जा सकता है। अतः ये वे यानी आचार्य केशवदास रीति परंपरा के प्रवर्तक माने जा सकते हैं और चिंतामणि की स्वीकारोक्ति ही उन्हें केशव को प्रवर्तक मानने में सहायक होती है। अर्थात जिस रामचंद्र शुक्ल जिस चिंतामणि की बात करते हैं,
आचार्यता या प्रवर्तक कवि मानने में, वह स्वयं चिंतामणि भी केशवदास की इस प्रधानता को या इसकी प्रवर्तकता को स्वीकार करते हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से हम यह कह सकते हैं कि आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि ठहरते हैं। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम रीतिकाल की काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें।